जय हिंद। तो कैसे आप लोग? सब बढ़िया। देखिए, मैंने जो पिछले लेक्चर में पढ़ाया था जो ग्लास स्लेब, तो उसमें थोड़ा कुछ फैक्टर है, कुछ इफेक्ट है, कुछ जो फीचर्स है उसका, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। जो ग्लास स्लेब बता रहा हूँ, पहले आप देखिए, ये आपका हो गया, सॉरी यहाँ पे आ जा रहे हैं, ये आप क्या हो गया, ग्लास स्लेब। तो ये पूरा पूरा भर ग्लास मतलब क्या, पूरा तरह से भरा हुआ है, ना कि इसमें अंदर खोखला है। ठीक, पूरा तरह से भरा है। देखिए ये क्या है, ग्लास स्लेब। ठीक, अब देखिए क्या होता है इस पर, जब एंगल ऑफ इंसिडेंट इस सरफेस पर, ग्लास के सरफेस पर एंगल ऑफ इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ इंसिडेंट रे जब ग्लास स्लेब पर गिराते हैं, इसके परपेंडिकुलर बना रहे हैं नॉर्मल। ठीक, इसके परपेंडिकुलर क्या रहेगा, नॉर्मल। देखिए ये एयर मीडियम था। एयर मीडियम पता है कि डेंस नहीं रहता है, बहुत पार्टिकल दूर दूर रहता है। तो दूर दूर पार्टिकल होने के कारण क्या ये डेंस मीडियम नहीं है, क्योंकि रेयर मीडियम है। क्या है ये, रेयर मीडियम है। क्योंकि ग्लास स्लिप क्या है, ये आपका डेंसर मीडियम है। ठीक, क्योंकि इसका घनत्व तो ज़्यादा होगा, इसका घनत्व तो इसमें कम होगा। तो देखिए, जब लाइट रेयर से डेंसर होती है तो क्या होती है, लाइट क्या होती है, अपने पाथ से डेविएट होती है, मतलब भटक जाती है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, अपने पाथ से क्या होगी, ये लाइट ये भटकेगी। देखिए ये नॉर्मल आपका, तो नॉर्मल से नॉर्मल की तरफ क्या हो जाएगी, ये झुक जाएगी। नॉर्मल की तरफ क्या होगी, झुक जाएगी। अब देखिए जब नॉर्मल तरफ झुक जाइए, अब पुनः क्या है, देखिए यहाँ क्या है, पूरा ये रेयर मीडियम जाने वाली है। कहाँ जाने वाली है, यहाँ फिर नॉर्मल ड्रा कर दिए। अब देखिए इतना क्या, रेयर में, तो रेयर में क्या होगी, नॉर्मल से क्या होगी, दूर जाएगी। किधर जाएगी, दूर। देखिए क्लियर, थोड़ा ज़्यादा बन गया तो क्या हुआ। अब मैं तो यहाँ पर इसके लेकर नहीं बना रहा। देखिए नॉर्मल से दूर गई कि नहीं, जब डेंसर मीडियम आई तो नॉर्मल के करीब आई, मतलब टुवर्ड्स नॉर्मल की तरफ, नॉर्मल की ओर गई। नॉर्मल है, नॉर्मल की ओर गई, डेंस थी। अब जब रेयर में आई तो रेयर से दूर गई, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक, तो रेयर में क्या, रेयर में क्या होती है, लाइट दूर जाती है। तो ये जो होता है इसे बोलते हैं ई, दिखाते हैं एंगल ई, इसे आई। क्यों ऐसा करते हैं, इसे बोलते हैं ये इमरजेंट रे है। ठीक, जो रे बनता है नॉर्मल से और इमरजेंट रे के बीच, उसे बोला जाता है क्या, एंगल ई। क्लियर। अब देखिए, और जो नॉर्मल से इंसिडेंट रे के बीच जो एंगल बनता है उसे बोलते हैं आई, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो देखिए पहला फैक्टर क्या है इसका, पहला फैक्टर नहीं, पहले देखिए, अगर मैं इसको प्रोड्यूस करूँ आगे, इसके में आगे की तरफ प्रोड्यूस करूँ इसे, इस इंसिडेंट रे को, ऐसे कुछ आएगा, ऐसे बना है। देखिएगा, अगर प्रोड्यूस करो इस नॉर्मल को, आगे तरफ ऐसे बनेगा, नहीं बनेगा। फॉदर जब आगे प्रोड्यूस करोगे नॉर्मल को, तो आगे ऐसे आएगा इंसिडेंट रे। तो देखिए क्या हुआ, तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट बताया था कि लेटरल, इन दोनों के बीच क्या बोलते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता है क्या बोला है उन्होंने, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। देखिए लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, जब एंगल इंसिडेंट को फर्दर प्रोड्यूस करते हैं और इमरजेंट रे के जो पैरेलल होता है, क्या बोल देंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंट को जब फर्दर प्रोड्यूस करते हैं, देखिए एंगल इंसिडेंट इसको फर्दर प्रोड्यूस किया, और इमरजेंट रे के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अब इंग्लिश में क्या बोलेंगे, द डिस्टेंस बिटवीन व्हेन यू फर्दर प्रोड्यूस इंसिडेंट रे एंड इमरजेंट रे, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। ठीक, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, यही क्या होता है, इसे डी से दिखा रहा है, इसी का होता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता है। तो इंग्लिश में क्या बोला हुआ है कि जब when the distance between when emergent ray produce further and sorry incident ray produce further and emergent ray, जब इंसिडेंट रे वो आगे बढ़ाते हैं और इमरजेंट रे के बीच की जो दूरी होती है उसी क्या बोला गया है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। इसको क्या बोला गया है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट।
इतना क्लियर हो गया? हाँ, तो देखिए पहला फैक्टर क्या है इसका, पहला क्या है, जो एंगल आई होता है वो इक्वल होता है एंगल ई का। ये पहला फैक्टर है कि जो ये एंगल बना है यहाँ पर आई नो, तो सेम एंगल यहाँ ई बना है। तो मान लीजिए 30 डिग्री यहाँ पर होगा तो ई भी क्या होगा, 30 डिग्री होगा। पहला फैक्टर ये है, ठीक है। दूसरा फैक्टर ये है, एक चीज याद रखिएगा, ये कौन सा लाइट आ रहा है, ये लाइट जो है ये मोनोक्रोमेटिक लाइट है। क्या है ये जो इसे बोलते हैं, ये कौन सा लाइट पास कर रहे हैं, मोनोक्रोमेटिक। मोनो मतलब होता है सिंगल और क्रोमेटिक मतलब कलर ऑफ लाइट। तो सिंगल कलर का लाइट मेरे पास, मान लो रेडी कलर का पास करा दिया होगा या वाइट कलर का, सिंगल कलर होना चाहिए, लाइट क्या होना चाहिए, सिंगल कलर होना चाहिए। ये तो रेड पास किया तो ग्रीन या येलो, तो लाइट कलर कैसे होना चाहिए, सिंगल होना चाहिए, ठीक। तो मैंने मोनोक्रोमेटिक लाइट पास कराया। तो देखिए जब यहाँ से इंसिडेंट रे पास किया, डेंसर मीडियम आया, नॉर्मल की तरफ झुक गया, फिर रेयर मीडियम गया, नॉर्मल से दूर भाग गया, यहाँ पर भाग रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए ये इंसिडेंट रे के एकदम जस्ट पैरेलल शिफ्ट हुआ है। जो इमरजेंट रे निकला है वो नॉ इंसिडेंट रे क्या है, जस्ट पैरेलल शिफ्ट हुआ है ना। तो जो ग्लास स्लैब से जब इमरजेंट रे निकलती है वो इंसिडेंट रे क्या होती है, पैरेलल शिफ्ट हो जाती है। अब देखिए दूसरे केस क्या बता रहा हूँ मैं, कि जितना एंगल आई बढ़ाएंगे यहाँ पर, जितना एंगल आई इंक्रीज करेंगे उतना ही आपका, जितना एंगल आई बढ़ाएंगे उतना ही आपका लेटरल डिस्प्लेसमेंट, उतना ही आपका लेटरल डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा। जितना एंगल आई बढ़ाएंगे उतना ही आपका, मतलब मान लीजिए एंगल आई और बढ़ा देंगे, 30 डिग्री था, हम मान लीजिए 45 डिग्री बढ़ा दिए, तो इनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जितना एंगल आई बढ़ाएंगे उतना ही लेटरल डिस्प्लेसमेंट बढ़ जाएगा, जितना बढ़ाएंगे उतना ही बढ़ेगा। अभी नहीं दो बढ़ाए तो दो, मतलब दो गुना बढ़ाए तो दो गुना बढ़ेगा, इसका मतलब ये हुआ, ठीक। अब तीसरा क्या होता है, जितना थिकनेस बढ़ाएंगे, मान लो इतना चौड़ा है, अब मैंने ले लिया इतना चौड़ा, मैंने ले लिया इतना चौड़ा, तो जितना ज़्यादा थिकनेस बढ़ाएंगे, थिकनेस जितना ज़्यादा थिकनेस बढ़ाएंगे उतना ही ज़्यादा क्या होगा, सेम लेटरल डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा। क्लियर, जितना ज़्यादा थिकनेस बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा लेटरल डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा। चौथा फैक्टर क्या है, अगर जितना ज़्यादा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, जितना ज़्यादा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा, मतलब जितना ज़्यादा मीडियम डेंस होगी उतना ही ज़्यादा लेटरल डिस्प्लेसमेंट, मान लीजिए इसका घनत्व तो ज़्यादा हो गया, तो ये क्या करेगा, और ज़्यादा लाइट को क्या करेगा, डेविएट करेगा, अपने पास क्या करेगा, और ज़्यादा लाइट को डेविएट करेगा। तो जितना डेविएट करेगा तो देखिए डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा कि नहीं, इंसिडेंट तो यहाँ पर आ रही है। अब जितना ज़्यादा ये डेंस होगा, मीडियम जितना ज़्यादा डेंस होगा, तो जितना ज़्यादा रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स जितना हाई होगा किस मीडियम का, उतना ज़्यादा क्या करेगी, लाइट को बेंड करेगी। तो इसका चौथा क्या होगा, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को दिखाते हैं म्यू से या तो एन से, किससे दिखाते हैं, या तो म्यू से या तो एन से, ठीक। तो जितना ज़्यादा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हाई होगा उतना ही ज़्यादा आपका लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी हाई होगा। पांचवा फैक्टर क्या इफेक्ट करता है, कि जितना छोटा वेवलेंथ होगा, जितना छोटा आपका वेवलेंथ होगा उतना ही ज़्यादा आपका लेटरल डिस्प्लेसमेंट हाई होगा। जितना ज़्यादा आपका वेवलेंथ छोटा होगा उतना ही लेटरल, वेवलेंथ क्या होता है मैंने बता चुका है पहले वीडियो में। लेटरल वेवलेंथ देखिए ये हुआ, ये जा रहा है ऐसे, ठीक। तो ओरिजिन से लेकर यहाँ तक तो देखिएगा ये एक हाफ सर्कल है, ये एक हाफ सर्कल है, इन दोनों के मिला देंगे तो एक सर्कल बन जाएगा कि नहीं, फुल सर्कल बन जाएगा। तो बोला जाता है कि एक सर्कल बनाने में जो सेकेंड लग रहा है, a time taken to complete one circle, that is the wavelength। तो वेवलेंथ क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी, तो ये सर्कल बनाने में जितना टाइम लिया होगा तो वही क्या होगा, वेवलेंथ हो गया। तो जितना जितना कम वेवलेंथ होगा उतना ही ज़्यादा आपका लेटरल डिस्प्लेसमेंट हाई होगा। तो वेवलेंथ मान लीजिए आपको विजुअल जो लाइट होता है 3800 एंगस्ट्रॉम टू 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच जो कौन सा विजुअल लाइट रे, विबग्योर, क्या बोला मैं, विबग्योर
ग्यूर। तो जो वायलेट की होगी इधर जाएंगे, इधर तो वेवलेंथ क्या होगी, बढ़ती है। और जब इधर आते हैं तो वेवलेंथ हमारी, वेवलेंथ तो दिखाई कि ये है, ठीक, डिनोटेड बाई दिस। तो वेवलेंथ इधर आएंगे तो वेवलेंथ घटेगी। तो बताइए कौन सा है, वायलेट है ना। तो वायलेट क्या होगी, लेटरल डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगी कंपेयर टू इंडिगो, ठीक। फिर इंडिगो देखेंगे तो ब्लू की कंपेरिजन क्या होगी, इसका ये इंडिगो लाइट ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट करेगी, लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्लियर है, ये क्या है, ये फैक्टर है इस ग्लास स्लेब की। तो अब आगे देखते हैं कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होती है। अब देखिए क्या समझेंगे हम, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होती है। क्योंकि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या नाम में, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, इसे शॉर्ट फॉर्म में R.I लिख सकते हैं, ठीक। देखिए रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को दिखाने के लिए इसे किससे दिखाते हैं, या तो म्यू से या तो सॉरी न्यू से, यानी एन से। दो तरीका का डिनोट करने के लिए, ठीक है। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या बताता है, कोई मीडियम कितना ज्यादा डेंस है, ठीक। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है आपका, कि कोई मीडियम कितना ज्यादा डेंस है। मैं बता चुका हूं कि रेयर जो मीडियम होता है, रेयर मीडियम, उसमें क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट तेज होती है। जो डेंसर मीडियम होता है उसमें स्पीड ऑफ लाइट डाउन होती है, मतलब स्लो होती है, स्पीड ऑफ लाइट वेरी कम, वेलोसिटी इज वेरी लो, ठीक। तो देखिए रेयर मीडियम क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट तेज होती है, और डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम होती है। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आया कैसे, ऑप्टिकल एक डेंसिटी है, क्या होती है, ऑप्टिकल डेंसिटी। ऑप्टिकल मतलब होता है लाइट, मतलब लाइट की डेंसिटी बताता है। तो लाइट को डेंसिटी को मेजर करने के लिए ही क्या लिया गया है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। लाइट के डेंसिटी को मेजर करने के लिए, और मेजर लाइट डेंसिटी को मेजर करने के लिए ही लाया गया रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। यानी हम ऑप्टिकल डेंसिटी को भी बोल सकते हैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, कोई इसमें डाउट नहीं। तो लाइट को डेंसिटी को, मतलब जो मीडियम जा रही है उस मीडियम कितना ज़्यादा डेंस है कि लाइट बेंड हो जा रही है, ठीक। तो उसी को मेजर करने के लिए रिफ्लेक्टिव इंडेक्स लाया गया। बात समझा रहे, देखिए मान लीजिए ये आपका एयर है, क्या है, एयर है, ये आपका वाटर है, ठीक। तो एयर से आई लाइट नॉर्मल है, ये क्या हो जाएगी, हमें पता है एयर जो मीडियम होता है रेयर होता है, वाटर जो डेंसर होता है, तो नॉर्मल तरफ क्या हो जाएगी, ये झुक जाएगी, ठीक। ये आपका रिफ्रैक्शन हो गया, ये आपका इंसिडेंट हो गया। तो देखिए नॉर्मल तरफ क्या हुई, झुक गई है। देखिए एयर कंपेरिजन में वाटर कितना लाइट को बेंड कर रहा है, एयर कंपेरिजन में वाटर कितना लाइट को बेंड कर रहा है, वही बताता है आपका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। अब क्लियर हो गया कि आपका 2 मीडियम कोई नहीं, 3 मीडियम, 4 मीडियम। देखिए यहाँ मैंने 2 मीडियम लिया कि एयर से वाटर में आ रहा है लाइट, तो वाटर जो है लाइट को कितना बेंड कर रहा है, कितना टाइम्स बेंड कर रहा है, वही बताता है आपका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। एग्जाम्पल समझ में आ गया। तो देखिए तो जितना ज़्यादा मीडियम डेंस होगा, मीडियम क्या होगा, जितना ज़्यादा डेंस होगा उतना ही रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हाई होगी। जितना ज़्यादा डेंसिटी जितना हाई होगा, डेंसिटी दिखाते हैं रो से, जितना ज़्यादा डेंस होगा मीडियम, उतना ही ज़्यादा आपका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी हाई होगा। और जितना ज़्यादा आपका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हाई होगा उसमें वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होगी, कम होगी। वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होगी, कम होगी। क्या लिख सकते हैं कि जो म्यू होता है आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है v के। जितना ज़्यादा म्यू उतना ज़्यादा, उतना कम
वेलोसिटी ऑफ लाइट, या तो ये बोल सकते हैं कि अगर वेलोसिटी ऑफ लाइट हाई है इसका मतलब म्यू आपका कम है, मतलब डेंस रिफ्लेक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का कम है, मतलब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जहाँ मैं बोलूँ टर्म समझिए कि मीडियम का डेंसिटी नाप रहा है, तो कोई वो मीडियम कितना ज़्यादा डेंस है। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अब मैं जब भी बोलूँगा ना तो आप ये समझिएगा कि वो मीडियम के डेंस की मैं बता रहा हूँ, मतलब वो मीडियम इतना ज़्यादा डेंस है। तो जितना ज़्यादा वेलोसिटी ऑफ लाइट हाई होगा उतना ही कम आपका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होगा। और जितना या तो ये बोल सकते हैं, या तो जितना ज़्यादा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हाई होगा उतना ही आपका वेलोसिटी ऑफ लाइट कम होगा। ये इनवर्सली है ना, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। ठीक, तो देखिए अगर मैं बोल दूँ, ऐसे बोल दो कि ये मीडियम कि पहला मीडियम से लाइट आ रही है, दूसरे मिले जा रही है, तो पहला मीडियम के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कुछ और होगा, दूसरे मीडियम के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कुछ और होगा। अगर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बदल रहा है इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट भी बदलेगा। तो इसका मान लें V1 होगा, इसका V2 होगा वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो देखिए इससे एक टर्म निकलता है कि V1 जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, या तो म्यू वन बोल दिया आप, चलिए उसी का फॉर्मूला पे ले रहे हैं, V1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल है V1 के बोल सकते हैं, और जो आपका μ2 है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा V2 के। ठीक, इससे जब डिवाइड करेंगे ना तो क्या बनेगा, अगर इन दोनों में डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा कि जो आपका μ2 बाई μ1 लिख दीजिए, μ2 मतलब इससे इसको डिवाइड कर रहे हैं, μ2 से μ1 को डिवाइड कर रहे हैं, तो μ2 बाई μ1 इक्वल टू क्या होगा V1 बाई V2। ये आप क्या होगा एक टर्म निकलेगा कि μ2 बाई μ1 इक्वल टू V1 बाई V2। क्लियर है, इसमें कोई डाउट कि μ2 बाई μ1 क्या होगा V1 बाई V2 के इक्वल होगा। तो देखिए इस पे एक न्यूमेरिकल बता रहा हूँ, अभी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इतना क्लियर है कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है कि कोई मीडियम कितना ज़्यादा डेंस है। अब मैं बोल दिया कि हाँ वाटर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हाई है, तो ये पीछे किसके कंपेरिजन में हाई है ये तो होगा। अब मैंने बोल दिया, देखिए यहाँ मैं बोल दिया ये μ1 था, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स μ1 है एयर का, इस वाटर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स μ2 है। तो बोलते हैं कि एयर कंपेरिजन में वाटर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितनी है, तो कैसे लिखेंगे, मैं किसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बताना है, एयर कंपेरिजन में वाटर में कितने रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, मतलब कितना टाइम्स बेंड करा लाइट को बोल सकते हैं, या तो उस मीडियम का कितना ज़्यादा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है। तो देखिए इससे लिखने का तरीका क्या है, μ2 बाई μ1, इसका मतलब वाटर का मीडियम एयर के कंपेरिजन में कितना ज़्यादा डेंस है। यहाँ जो मैं लिखा हूँ μ2 बाई μ1, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, μ2 μ1 याद रखिएगा, यानी सेकेंड मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स फर्स्ट मीडियम के कंपेरिजन में कितना है। इसका मतलब क्या हुआ कि सेकेंड मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स फर्स्ट मीडियम के कंपेरिजन में कितना है, μ2 μ1, जैसे वहां में लिखा वैसे ही। ठीक, क्लियर हो गया। इस टर्म को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, μ2 बाई μ1 कैसे लिख सकता हूँ, μ2 की सेकेंड मीडियम फर्स्ट मीडियम कंपेरिजन में सेकेंड मीडियम का कितना ज़्यादा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है। ठीक, मैं सेकेंड मीडियम के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकाल रहा हूँ फर्स्ट मीडियम के कंपैरिजन में। क्लियर हो गया। इसमें देखिए न्यूमेरिकल है, एक बहुत ज़्यादा कंसेप्ट अभी क्लियर हो जाएगी। डाउट हो रहा है ना, डाउट को अभी इसी तरह फिजिक्स का न्यूमेरिकल क्या आता है कि न्यूमेरिकल समझ में आ जाता है। देखिए तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर फाइंड कर लिए कि हाँ कि वाटर में जब लाइट जा रहा है तो उसकी वेलोसिटी कितनी है, 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फिर वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लमसम मान लिया जाता है हाँ कि वैक्यूम की जितना स्पीड ऑफ लाइट होती है जितना वैक्यूम में उतना भी एयर में होती है, मान लिया जाता है। ठीक, तो देखिए फाइंड कर लिया। अब फाइंड रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स फॉर्मूला क्या है कि ये तो पहला क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर
बाई वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर। यानी वाटर दिया तो वाटर यहाँ पे लिख देंगे क्या, गिवन गिवन मीडियम। ठीक, ये फॉर्मूला। अब पोजिशन के साथ बदलेगा। अभी देखिए मैंने ये लिया, अब आगे देखिए क्या होगा। तब फॉर्मूला ये है, या तो म्यू2 बाई म्यू1 लिख सकते हैं इसे। यही तो सेकेंड मीडियम का निकालना है फर्स्ट मीडियम कंपेरिजन में। तो देखिए वेलोसिटी ऑफ लाइट टू एयर कितना है, 3 इंटू कितना है, सॉल्व कर दें, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्या है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और क्या है, 2.2 जो गिवन मीडियम 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड से मीटर पर सेकेंड कैंसर, 10.8 से 10.8 कैंसर। तो बचा क्या, तो देखिए अब क्या करेंगे, 3 पॉइंट हटाना है तो 100 पॉइंट ट्राई कराएंगे, 1 10 100 प्लस पॉइंट है तो 100 पॉइंट ट्राई कराएंगे, नीचे भी ऊपर भी। तो 300 हो जाएगा, ऊपर 225। तो इसे कैंसिल करेंगे तो कितना कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा 12, ये 9। इसे फर्दर कैंसिल करेंगे तो कितना होगा 4 3, यानी कितना है 4/3। तो जो बता रहा है या तो इसे लिख सकते हैं 1.33। ठीक, क्या बता रहा है 1.33। पहला पॉइंट यहाँ से 2 पॉइंट में मिल रहा है। पहला पॉइंट क्या मिल रहा है कि जो 1.33 है यह तो मीडियम जो है 1.33 डेंस है एयर के कंपेरिजन में। एयर के कंपेरिजन में जो वाटर के मीडियम है 1.33 डेंस है, या जो वाटर है एयर के कंपेरिजन में स्पीड ऑफ लाइट इतना है। तो एयर के कंपेरिजन में वाटर जो है, ये वाटर 1.33 लाइट को मतलब 1.33 टाइम्स लाइट को क्या कर रहा है, बेंड कर रहा है एयर के कंपेरिजन में। जब लाइट के स्पीड इतना है तो इतना क्या आ रहा है आपका वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर, तो इतना टाइम्स क्या कर रहा है, वो बेंड कर रहा है आपको, लाइट के कर बेंड कर रहा है। या तो इतना टाइम्स वाटर का है डेंस है एयर कंपेरिजन, इसका 2 मीटर है। और देखिए यहाँ पे यूनिट नहीं है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यूनिट नहीं होता है। देखिए यहाँ पे यूनिट कैंसिल क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देयर इज नो यूनिट, मतलब यूनिट लेस है, डायमेंशन लेस है। 11th पढ़ेंगे आप डायमेंशन, ये पढ़ा जाएगा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, एवोगैड्रो, ये सब क्या है, ये सब डायमेंशन लेस होता है। पाई ये सब क्या है, डायमेंशन लेस होता है। ठीक, तो इसका मतलब कोई भी इसकी यूनिट नहीं होती, यूनिट लेस ही है। एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं, देखिए दीदी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब दीजिए वेलोसिटी ऑफ लाइट इन किसमें ले लें, ग्लास में ले रहा है, इसमें 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब फाइंड कर दिए रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स फाइंड किए। तो रिफ्लेक्टिंग किसमें हमें पता है कि हाँ एयर की स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होती है और ग्लास कम होती है। ग्लास में हमें पता है कि एयर का ही जो रिफ्लेक्टिंग एयर की जो स्पीड ऑफ लाइट है, एयर में ही जो लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है। तो हमें किस कंपेरिजन निकालना है, एयर का ही कंपेरिजन निकालना है ग्लास की। क्या लिखेंगे यहाँ पर, जो यहाँ पर म्यू2 बाई म्यू1 लिखे थे, यहाँ पर देखिए इसके लिखा था गिवन मीडियम के लिए। यहाँ पर अगर गिवन मीडियम में पता है वाटर, तो हम कैसे लिखेंगे, वाटर का निकालना था किस कंपेरिजन, एयर के। यहाँ पर देखिए सेम क्या निकालना है, रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स किसके निकालना है, ग्लास का किस कंपेरिजन, एयर के। तो देखिए एयर कितना है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और जो ग्लास का है 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये भी कैंसिल, तो कितना निकला 3/2 यानी 1.5। ये भी क्या बता रहा है, ग्लास जो है उसका जो मीडियम है वो कितने ज़्यादा डेंस है, 1.5 टाइम्स है एयर कंपेरिजन में। तो ये बता रहा है हमें कि जो ग्लास है 1.5 टाइम्स लाइट को बेंड कर रहा है एयर की कंपेरिजन में। ये दो हमें यहाँ से मिल रहा है सोल्यूशन। ये रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स के पार्ट का कोई ज़्यादा लेंदी नहीं था, बहुत आसान था। ठीक, तो ये फॉर्मूला होता है म्यू2 बाई म्यू1 इक्वल टू v1 बाई v2।
देखिए बहुत आसान था। अब आइए हम बात करेंगे आपके रियल डेप्थ, अपरेंट डेप्थ, ठीक है, वहाँ से बहुत अच्छे से समझेंगे अभी। और ज़्यादा अरे कुछ नहीं है अभी, बस इसमें मैं हिंट दे रहा हूँ। थ्योरी पूरा कंप्लीट, उसमें से क्या है, अगर जब तक न्यूमेरिकल कुछ ना दिया जाएगा ना तब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। मैं बता दें कि हाँ ये होता है फॉर्मूला, न्यूमेरिकल पता ही नहीं कि न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होगा। तो आपको मैंने यहाँ से जो न्यूमेरिकल 2 बताए उसे याद रखिएगा, लास्ट में पूरा भर के न्यूमेरिकल लाएंगे प्रीवियस ईयर का। अब देखिए हम पढ़ते हैं स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या होता है? स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ स्नेल्स लॉ बहुत आसान है, इसका एक मुझे कंसेप्ट समझाना है। स्नेल्स लॉ देखिए क्या है, स्नेल्स लॉ आपने बुक में देख लिया होगा कि देखिए बुक में देखिएगा तो लिख देगा ऐसे, साइन आई भाई साइन आर, ये क्या होता है? कांस्टेंट। तो बच्चे को ये पढ़ा दिया जाता है कि हाँ साइन आई बाई साइन आर क्या कांस्टेंट होता है, लेकिन एक्चुअली में इसका मतलब क्या है? जो स्नेल नाम के साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या बताया, हमारा एक फिक्स मीडियम ले रहे हैं, ये मीडियम एयर है, ये वाटर है, ये पूरा क्या है? मीडियम एयर है। मान लीजिए ऊपर में बोर्ड की आधा बोर्ड क्या है? एयर है, इससे लाइन से नीचे वाला वाटर है। तो पता है ऊपर वाला इंसिडेंट रहेगा, नॉर्मल ड्रा कर दिए, तो क्या होगा? ये नॉर्मल की तरफ झुक जाएगा वाटर में आएगा तो। क्यों? क्योंकि वाटर का मीडियम डेंस होता है। ये क्या आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट या आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या है? रिफ्लेक्शन नहीं, रिफ्रैक्शन। तो उन्होंने बताया कि मतलब अगर फिक्स हो, एयर वाटर हो, ऊपर और पूरा एयर हो, नीचे वाटर। मैंने एग्जांपल लिया एयर वाटर का, यहाँ पर एयर भी हो सकता है या ग्लास भी हो सकता है, या तो यहाँ पर वाटर हो सकता है, यहाँ पर ग्लास हो सकता है, या कोई भी मीडियम हो सकता है। ठीक, तो मैं एक एयर वाटर का मीडियम उठा लिया। बोला उन्होंने कि मान ली एंगल आई पे गिरा था, क्या है? ये एंगल आई पर एंगल आई इतना है, इसे ठीक। फिर बोला इस इंसिडेंट एंगल को जो नॉर्मल के द्वारा बनाया जा रहा है, इस इंसिडेंट एंगल को थोड़ा हम इंक्रीज करते हैं, यानी अब थोड़ा और ज़्यादा नॉर्मल से झुका लेते हैं, तो और ज़्यादा ऐसे झुका लेते हैं। नॉर्मल यहाँ बनेगा, ये क्या एंगल ऑफ इंसिडेंट। अब देखिए अब क्या होगा, डेंसिटी में झुक जाएगा, ये क्या रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये से मान लेते ये एंगल आई था R1, एंगल I2 था R2 हो गया। ठीक, तो मान लीजिए 30 डिग्री पे होगा, इससे मान लीजिए 45 डिग्री हो गया। ठीक, अब मान लीजिए एक और हम ले रहे हैं 60 डिग्री पर, एक 60 डिग्री पे ले रहे हैं, तो और एंगल ऑफ इंसिडेंट के लिए नॉर्मल ड्रा, ऐसे रिफ्लेक्शन, ये R3 ले रहे हैं, I3 एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक, कोई डाउट? और डाउट डाउट तो हो गई, हाँ अगर डाउट हो गई तो देखिए स्नेल्स लॉ बताया क्या, मीडियम फिक्स हो तो एयर वाटर हो, एंगल ऑफ इंसिडेंट बढ़ रहा है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ रहा है, एंगल ऑफ यहाँ पे इंसिडेंट बढ़ा है, यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बढ़ गया, यहाँ भी एंगल ऑफ इंसिडेंट बढ़ा है, यहाँ भी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बढ़ गया। जब इनका रेशियो निकाला गया, मतलब इसका एंगल 30 ले ली, इसका एंगल मान ली रिफ्लेक्शन निकले 20, तो साइन आई है ना फॉर्मूला, साइन आई बाई साइन आर है सर। आई की जगह 30 रख लिए, आर की जगह 20 रख लिए। हमारे यहाँ मैंने बोल दिया 45, मान लीजिए यहाँ निकल गया 25, R2 निकल गया 25, यहाँ माना गया मैं I1 यहाँ मान लीजिए 30 डिग्री, यहाँ मान लीजिए क्या
ये 20 डिग्री है। यहाँ मान लिया I2 में मान लिया 45, यहाँ मान लिया R2 जो है वो कितना डिग्री 25, मान लीजिए 60 डिग्री मान लिया, मान लीजिए निकल के 30 डिग्री। ठीक, उन्होंने बताया कि जब साइन आई की जगह ये रखेंगे, साइन आई की जगह 20 वैल्यू मैं आर की जगह क्या रखेंगे 20, आर की वैल्यू है ना। तो जब इनका जब रेशियो लिखा जाएगा, मतलब इनको जो डिवाइड रेशियो मतलब क्या, मान लीजिए कोई बट्टा ऐसे लिखा है, डिवाइड करने पर आ गया, तो रेशियो में कैसे लिखेंगे 1/2 हो गया। तो देखिए तो बोला कि जब इन सब का रेशियो निकालेंगे, इसको 20 से इसको डिवाइड करेंगे, 25 से इसको डिवाइड, तो जो बटे आएंगे वो देखेंगे सबका क्या होगा, सबका वैल्यू सेम होगा। अगर मीडियम फिक्स है, मान लीजिए यहाँ पर निकल रहा होगा कहीं 2/3, यहाँ भी 2/3 निकल गया, यहाँ भी क्या लिखेगा 2/3 ही लिखेगा। अगर मीडियम फिक्स हो, मान लीजिए एयर हो या वाटर हो, मीडियम फिक्स है तो उनकी जो ये आएंगे वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। रेशियो में कैसे लिखेंगे 2/3, 2/3, यानी बोला गया मीडियम सेम हो, फिक्स हो, एयर वाटर हो, भले उसमें क्या होगा एंगल ऑफ इंसिडेंट चेंज कर रहे थे, एंगल ऑफ इंसिडेंट हम चेंज करते जाएंगे जो रिफ्लेक्शन वैल्यू मिले। मीडियम फिक्स हो, एंगल ऑफ इंसिडेंट हम चेंज करते जाएंगे, तो जो हमें साइन आई बाई साइन आर का रेशियो मिलेगा वो क्या होगा, सेम होगा। और यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंट जो बढ़ा है, एंगल ऑफ हमारा रिफ्लेक्शन ये निकला, यहाँ पे सेम हुआ लिखा, एंगल ऑफ इंसिडेंट बढ़ाया था, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये निकला। तो जब इनको डिवाइड करेंगे ना, इसी वैल्यू 2/3 निकला, यहाँ डिवाइड 2/3 रेशियो में कैसे लिखते हैं 2/3, 2/3, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट हम इंक्रीज करते गए, इंक्रीज करें या डिक्रीज करें, एंगल ऑफ इंसिडेंट जैसे जैसे हम चेंज करेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बदलेगा। तो बोला गया कि साइन आई बाई साइन आर निकालेंगे जब, तो उनका क्या होगा, रेशियो जो होगा रेशियो सेम होगा। देखिए इस फर्स्ट का रेशियो इतना ही आ रहा है, सेकेंड में इंसिडेंट एंगल चेंज किया तो इतना ही आ रहा है, थर्ड में रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स एंगल इंसिडेंट चेंज किया तो इतना आ रहा है। मतलब मीडियम फिक्स हो, आप एंगल ऑफ इंसिडेंट चेंज करें, घटाए या बढ़ाए, उसका जो रेशियो आएगा हमेशा फिक्स होएगा। अब मान लीजिए यहाँ मैंने मीडियम चेंज कर दिया, यानी यहाँ पे लिया ग्लास, यहाँ मैंने क्या ले लिया ग्लास, यहाँ मैंने लिया मैंने क्या वाटर ले, क्योंकि वाटर का यहाँ पे लिया ग्लास, क्योंकि अभी मैं क्रिटिकल नहीं बताया तो वो कंफ्यूज हो रहा। और बताया कि हाँ ग्लास का जो होता है 3/2 होता है रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स, बता चुका है ना। और ग्लास का एयर कंपेरिजन में, और वाटर का जो होता है एयर कंपेरिजन में कितना होता है 4/3, अभी निकाला था ना। तो देखिए तो मैंने वाटर लिख दिया क्या ऊपर, हाँ वाटर ही रहेगा, ग्लास की रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स हाई होती है वाटर कंपेरिजन। तो देखिए तो वाटर कंपेरिजन में रिफ्लेक्टिंग है, तो रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स यहाँ कम है, मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट ज़्यादा होगी, यहाँ पर रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स हाई है, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट कम होगी। तो ये रेयर बन गया कि नहीं, जिसमें ज़्यादा स्पीड ऑफ लाइट उसमें रेयर बन गया, ये क्या बन गया डेंसर। हमारे एंगल ऑफ इंसिडेंट कुछ होगा, यहाँ आई बना रहा होगा, यहाँ पर आर, नॉर्मली यहाँ पर हम कुछ और एंगल ऑफ इंसिडेंट ले रहे हैं। तो रिफ्लेक्शन कुछ हो, इसको R2, इसको R1, I2, इसको I1, R1। तो देखिए मान लीजिए इसका वैल्यू जब साइन आई बाई साइन आर पर आई की वैल्यू, आई पर वैल्यू रख रहे हैं, इसका जो वैल्यू होगा आर का वैल्यू रख रहे हैं जो वैल्यू होगा, जब साइन आई बाई साइन आर निकाल रहे हैं, मान लीजिए इसका कहीं वैल्यू आ गया 2/3 लिया था, मान लीजिए इसका निकल गया 1/2, इसका भी क्या निकलेगा 1/2 ही निकलेगा। बोले एंगल चेंज है तो देखिएगा आर नहीं चेंज हो रहा है, तो वही बोला गया साइंस ने यही बताया उन्होंने, ऐसे रेशियो कैसे लिखते हैं 1/2, इसे में 1/2। साइंस ने यही बताया उन्होंने कि मीडियम फिक्स है, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट चेंज करते जा रहे हैं, मीडियम फिक्स है, एंगल ऑफ इंसिडेंट चेंज करते जा रहे हैं, तो जो रेशियो निकलेंगे ना तो क्या होगी सेम होंगे। देखिए मीडियम फिक्स है, वाटर ग्लास लिया
बस एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज करना है, यहाँ कुछ और रखा, यहाँ कुछ और रखा, तो रेशियो जो आएगी क्या होगी, फिक्स होगी। स्नेल्स लॉ का ये कंसेप्ट था, sin i बाई sin r इक्वल टू कांस्टेंट। तो कैसे लगाई, ये इसका मतलब यही हुआ, sin i बाई sin r कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ, ये मीडियम फिक्स हो, भले एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज करते जाएंगे लेकिन रेशियो क्या होगी, सेम होगी। ठीक, अब आगे हम पढ़ेंगे रेयर और अपरेंट डेप्थ के बारे में, बहुत अच्छे से समझेंगे। अभी तो ये अब तो यहाँ कंसेप्ट आपको एकदम समझ में आएगा कि हाँ sin i बाई sin r का मतलब होता था क्या था। बुक में तो ऐसे लिख देता sin i बाई sin r कांस्टेंट, बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस कांस्टेंट sin i बाई sin r, नहीं समझ में आ रहा, आप समझ में आ गया होगा कि मीडियम फिक्स है, पहले हम एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज करते जाएंगे तो क्या होगा, रेशियो कांस्टेंट आएगा। रेशियो बताइए, रेशियो कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है। ठीक, आगे हम पढ़ेंगे रियल डेप्थ अपरेंट डेप्थ के बारे में। ठीक, इसके जय हिंद।